नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कशन। आप जानते हैं कि हर महीने हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं फॉर द एंटायर मंथ। इस महीने में दो भागों में डिस्कशन होगा। पार्ट 1 डिस्कशन होगा फॉर द नोबेल प्राइजेस। आप जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में हर साल नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट होती है, तो ये डिस्कशन नोबेल प्राइजेस के बारे में है। और अगला जो पार्ट होगा वहां पे हम लोग जनरल स्टडीज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स की डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं अबाउट द नोबेल प्राइजेस 2025। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड। मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस सो दैट वी कैन ग्रो इनटू अ गुड यूपीएससी कम्युनिटी। ठीक है, चलिए इस साल के नोबेल प्राइजेस के बारे में जानते हैं। बिफोर टॉकिंग अबाउट द नोबेल प्राइज विनर्स एंड द नोबेल प्राइज रिसर्च, पहले थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में एक हिस्ट्री जानते हैं। नोबेल प्राइज इज नेम्ड आफ्टर अ स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। मैं केवल उनको साइंटिस्ट नहीं कहूँगा, वो एक स्वीडिश केमिस्ट रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं। उनकी सबसे अनोखी जो इन्वेंशन कही जाती है वो है डायनामाइट। अपने लाइफ टाइम के दौरान उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। उनके नाम पे 355 पेटेंट्स है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट रिसर्च। उनका जो सबसे फेमस इन्वेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया, डायनामाइट, उसने रेवोल्यूशनाइज किया है कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री को। नॉट जस्ट दीज इंडस्ट्रीज बट इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड द वॉर। डायनामाइट इज एन एक्सप्लोजिव विच इज बेस्ड ऑन स्टेबलाइज्ड नाइट्रोग्लिसरीन। इसको नोबेल ने पेटेंट किया 1867 में। सो नोबेल वॉज अ साइंस लवर। तो इन्होंने अपनी विल में जो वसीयत होती है, उस वसीयत में इन्होंने फाउंड किया नोबेल प्राइजेस को। उनकी वसीयत में उन्होंने लिखा कि मेरी जो भी संपत्ति है उस संपत्ति से एक फाउंडेशन बनेगा और वो फाउंडेशन हर साल मेरे नाम पे नोबेल प्राइज देंगे। प्राइज मनी भी इन्हीं के विल से, इन्हीं के पैसों से आती है। तो इनकी जो विल थी उसके थ्रू 1895 में 5 नोबेल प्राइजेस को इंस्टीट्यूट किया गया। ये जो 5 नोबेल प्राइजेस है जो नोबेल फाउंडेशन से आती है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ध्यान रखना है मेडिसिन और फिजियोलॉजी एक ही मानते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, टोटली 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। और इस विल को एग्जीक्यूट करने के लिए 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना। ये जो नोबेल फाउंडेशन है ये एल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी उनके डेथ के बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो पैसा आता है उससे प्राइज मनी दी जाती है। $1 मिलियन, ऑलमोस्ट $1 मिलियन की प्राइज मनी होती है फॉर ईच नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइजेस की शुरुआत 1901 से हुई, 1901 से स्टार्ट हो। तो हर साल नोबेल प्राइजेस अवार्ड किए जाते हैं। अब ध्यान रखना है, ये नोबेल प्राइजेस सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा जानते हैं। हु सेलेक्ट दीज नोबेल लॉरिएट्स? एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में, अपने विल में ही इसका प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। उन्होंने स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया है अलग अलग स्वीडन के इंस्टीट्यूशंस को कि वो विनर्स को डिसाइड करें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है जो नोबेल प्राइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के विनर्स को डिसाइड करती है। यही एकेडमी है जो इकोनॉमिक्स का भी प्राइज देती है। इकोनॉमिक्स के प्राइज के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ध्यान रखना है, ये जो 5 कैटेगरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ये नोबेल फाउंडेशन से आती है। 1901 से इसको अवार्ड किया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो बाद में हुआ उसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस डिसाइड करते हैं। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्वीडन में ऐसे ही लिखा जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। वो नोबेल प्राइज मेडिसिन के जो विनर्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। स्वीडिश एकेडमी है हु डिसाइड द लिटरेचर विनर्स। एंड फाइनली एक कमिटी बनेगी 5 लोगों की, विच इज अगेन नॉमिनेटेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के जो एमपी है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट को स्टॉर्टिंग कहा जाता है, उनके जो एमपी होते हैं 5 एमपी नोबेल पीस प्राइज विनर का डिसीजन लेते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर यहाँ पे स्वीडन के इंस्टीट्यूशन हैं जो कुछ विनर्स को डिसाइड करते हैं और एक नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की कमिटी है जो नोबेल पीस प्राइज को डिसाइड करती है, ये क्यों है थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। अब जो भी नोबेल प्राइज जीतता है उन्हें सबसे पहले इस तरह का एक नोबेल सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के अलावा एक गोल्ड मेडालियन मिलता है जो आपको दिख रहा है। इस मेडालियन के अलावा उन्हें प्राइज मनी मिलती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, विच अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेट्स टू
$1 million। सारे जो नोबेल प्राइज विनर्स है इंक्लूडिंग पीस, उनको सेम कैश अवार्ड मिलता है। ध्यान रखना है, लेकिन जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी सारे जो नोबेल प्राइजेस है वो स्वीडन से, स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ये जो पैसा आता है, जैसे मैंने आपको बताया, नोबेल फाउंडेशन, जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत थी, उस वसीयत से जो भी पैसा था, नोबेल फाउंडेशन उसको इन्वेस्ट करती है, उसे जो भी इंटरेस्ट आता है उससे ये प्राइज मनी दी जाती है। और ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज कैन बी गिवन टू मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल इन ईच डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि 3 लोगों को देना ही है, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं, या तो 1 भी हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। और ध्यान रखना है, पीस प्राइज ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है, ये नोट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पे स्वीडन और नॉर्वे का क्या रोल है। देखिए, जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी, उस समय पे स्वीडन और नॉर्वे एक थे, वो एक यूनियन में थे। 1814 से लेकर 1905 तक दे वर अ यूनियन, दे वर कंसिडर्ड वन कंट्री। ऑफ कोर्स अलग अलग सेपरेट पार्लियामेंट थे, लेकिन एक मोनार्क के अंडर थे, एक किंग के अंडर थे। अभी भी स्वीडन और नॉर्वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। उस समय पे स्वीडन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को हैंडल करता था। स्वीडन की भी पार्लियामेंट थी, नॉर्वे की भी पार्लियामेंट थी, और एक ही किंग था। लेकिन 1905 में ये यूनियन डिसॉल्व हो गया। बट जब नोबेल जिंदा थे, वो एक ही यूनियन में थे, तो नोबेल नॉर्वे को पीस ओरिएंटेड मानते थे। वो नॉर्वे को स्वीडन से भी ज़्यादा पॉलिटिकली लिबरल मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत में नॉर्वे को और नॉर्वे की पार्लियामेंट को पीस प्राइज का जिम्मा दिया हुआ है। जब यूनियन खत्म हुआ 1905 में, उसके बाद एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अल्फ्रेड नोबेल इस प्रोसीजर को कैरी आउट किया गया, फिर कंटिन्यू किया गया। मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्राइजेस होते हैं नोबेल के, वो स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं और उसको स्वीडिश किंग प्रेजेंट करते हैं। लेकिन केवल नोबेल पीस प्राइज जो है वो ऑस्लो में अवार्ड दिया जाता है, नॉर्वे में, और उसको नॉर्वे के किंग, यानी कि नॉर्वे के जो मोनार्क है अभी, वो अवार्ड करते हैं। ध्यान रहेगा ये चीज, डू नॉट फॉरगेट दिस एवर। इसके अलावा प्रक्रिया क्या होती है, नोबेल प्राइजेस की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत 1 साल पहले, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में सितंबर से ही उसकी नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर 2025 के विनर्स को आप देखोगे तो 2025 के लिए जो नॉमिनेशन जाएगी वो 2024 के सितंबर से शुरू होगी। सर नॉमिनेट कौन कर सकता है? जो क्वालिफाइड पर्सनल है, वो फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, प्रीवियस नोबेल लॉरिएट हो सकते हैं। तो ये लोग नॉमिनेट करते हैं अलग अलग लोगों को। जैसे आप जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को मल्टीपल टाइम्स नॉमिनेशन मिल चुकी है। इस साल भी उन्हें नॉमिनेशन दिया गया, यानी कि उनके नाम को आगे किया गया है अगले साल के अवार्ड के लिए। इस साल तो उन्हें नहीं मिला। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस समय पे नॉमिनेशन चलती है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जनवरी में खत्म हो जाती है। फरवरी से लेकर अगस्त तक ये जो नॉमिनेशंस आए हैं उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा और सिलेक्शन होगी, और विनर्स को अनाउंस किया जाता है अक्टूबर में। इसीलिए आपने देखा होगा अक्टूबर में ही नोबेल प्राइजेस के ऊपर हमारी डिस्कशन होती रहती है। अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होता है, यानी कि जो भी फर्स्ट फ्रेश वीक स्टार्ट होगा, उसके पहले मंडे को अनाउंस किया जाएगा मेडिसिन का अवार्ड, ट्यूसडे को फिजिक्स का अवार्ड, वेडनेसडे को केमिस्ट्री का अवार्ड, थर्सडे को लिटरेचर का अवार्ड, फ्राइडे को पीस का अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। और सैटरडे संडे देयर इज नो अनाउंसमेंट। उसके अगले मंडे, यानी कि नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे पे इकोनॉमिक्स का अवार्ड अनाउंस किया जाता है। और ध्यान रखना है, अक्टूबर में अनाउंसमेंट तो होगी, लेकिन उन्हें प्राइज कब मिलेगा? उन्हें प्राइज मिलता है 10 दिसंबर को हर साल। ये अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है। सारे के सारे नोबेल प्राइजेस जो है वो स्टॉकहोम, यानी कि स्वीडन से दिए जाते हैं। जो फंक्शन होता है, जो अटेंड करना होता है, वो स्वीडन में होता है। पीस प्राइज ऑस्लो, नॉर्वे से दिया जाता है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये 1901 में शुरू नहीं हुआ। इट स्टार्टेड इन 1968। इसको एस्टैब्लिश किया स्वेरिजे रिक्सबैंक ने। स्वेरिजे रिक्सबैंक मतलब समझ लीजिए स्वीडन की आरबीआई। जैसे हमारे पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है वो है स्वेरिजे रिक्सबैंक। उन्होंने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स को इंस्टीट्यूट किया 1969 से वो देते हैं। इसको भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ही फाइनलाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं, और तब से नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स भी दिया जा रहा है। यहाँ पे भी राशि $1 मिलियन की है, यानी कि 11 मिलियन क्रोनर की है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो पैसा आता है इकोनॉमिक्स के अवार्ड के लिए, ये नोबेल फाउंडेशन से नहीं आता है। ये स्वेरिजे रिक्सबैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है स्वीडन की, वो अवार्ड करती है इसकी राशि, यानी कि जो मनी इज गिवन फ्रॉम द बैंक। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
अब चलिए इस साल की नोबेल प्राइज की डिस्कशन में चलते हैं। पहले फिजिक्स। इस साल का नोबेल प्राइज फिजिक्स 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिचेल डेवोरे, जॉन मार्टिनिस। इन तीनों के काम ने रेवोल्यूशनाइज किया है क्वांटम मैकेनिक्स को। इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया 3 लोगों को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइज शेयर 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है, तीनों ने अलग अलग काम किया है, तीनों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पे काम किए, तीनों का काम एक ही तरह के टॉपिक के ऊपर है। मैं कह सकता हूँ एक व्यक्ति के काम के ऊपर दूसरे व्यक्ति ने डेवलप किया हुआ है, तो इन तीनों को दिया गया है नोबेल फिजिक्स का प्राइज। ठीक है, अब इनकी रिसर्च क्यों जरूरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये 3 नोबेल लॉरिएट्स का जो वर्क है, इट शोज दैट क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जहां पे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे भी क्वांटम मैकेनिकल रूल्स अप्लाई होते हैं। इन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स डेवलप किए जिसको जोसेफसन जंक्शन कहा जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की गई जहां पे इन्होंने क्वांटम प्रिंसिपल्स को प्रूव किया हुआ है। हर एक सर्किट मिलीमीटर के रेंज में, आपको ध्यान रखना है, मैं ये क्यों हाईलाइट करके बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली जो क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वांटम टनलिंग हो गया, एनर्जी क्वांटाइजेशन हो गया, ये हम लोग केवल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एटम्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, दे फॉलो द क्वांटम रूल्स करके बताते हैं। लेकिन इन तीनों के जो एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है, इट हैज प्रूव्ड दैट क्वांटम मैकेनिकल रूल्स दे अप्लाई टू इवन मैक्रोस्कोपिक इंजीनियर्ड सिस्टम्स। इसीलिए इनके रिसर्च को नाम दिया गया है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, विच कैन बी सीन इन दी ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्यू मिलीमीटर्स। यानी कि इसको आप देख सकते हो, जैसे आपकी जो चिप्स होती है, जैसे सर्किट है, उस सर्किट को आप देख सकते हो, उसमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग हो रही है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग नोबेल प्राइज की डिस्कशन करते हैं, आई डू नॉट वांट स्टूडेंट्स टू मग अप एनी साइंटिस्ट नेम्स, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। आपको किसी साइंटिस्ट का नाम मग अप नहीं करना है, लेकिन उनका जो रिसर्च है उस रिसर्च को समझना है, और मेनली उनके रिसर्च से एप्लीकेशन क्या हो सकती है डे टू डे लाइफ में, इसको समझना है। ठीक है, अब इन तीनों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, जॉन क्लार्क ने शुरुआती दौर में 1984 में ही उन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को प्रूव किया इन स्क्विड्स, सुपर कंडक्टिंग लूप्स, सुपर कंडक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस में। इन्होंने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स कुड बी सीन इन डिफरेंट विजिबल सर्किट्स। इन्हीं के काम को डेवलप किया मिचेल डेवोरे ने, जिन्होंने CQEDs उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी डेवलप किया और उसको प्रूव भी किया। उनके ग्रुप ने बताया कि इंजीनियर्ड क्वांटम सर्किट जो होते हैं वहां पे टनलिंग देखी जा सकती है और वहां पे एनर्जी क्वांटाइजेशन देखी जा सकती है। क्लार्क और डेवोरे के वर्क को डेवलप किया जॉन मार्टिनिस ने। जॉन मार्टिनिस, इन्होंने स्टेबल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स डेवलप किए हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। अब क्लार्क, डेवोरे, मार्टिनिस, इन तीनों का वर्क इट इज कनेक्टेड टू सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। अब अगर मुझे अनुमान लगाना है तो आगे शायद अगले कुछ सालों में अगर फिर से नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आई वुड अज्यूम दैट इट माइट बी गिवन टू रिसर्चर्स लाइक एलेक्सी कियाटेव, जिन्होंने टोपोलॉजिकल क्यूबिट के ऊपर काम किया है, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स को डेवलप किया। तो शायद इन फ्यूचर वी माइट बी लुकिंग एट दोज अवार्ड्स ऑल्सो, बट इस बार ये जो अवार्ड दिया गया इट इज़ फॉर सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। मैं कह सकता हूँ इनका काम जो है, इट हैज़ हेल्प्ड इन डेवलपिंग सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो क्वांटम कंप्यूटिंग में काम आते हैं। जैसे जॉन मार्टिनिस है, इन्होंने तो गूगल का क्वांटम AI टीम लीड किया है, जिससे गूगल को उन्होंने, मैं कहूँगा, मोर और लेस क्वांटम सुप्रीमेसी दिला दी है, राइट। अब आई एम क्वाइट श्योर ये सारी चीज़ें सुनकर आप थोड़ा सा फ्लमक्स हो गए हैं कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे जो टर्म्स थे काफ़ी टेक्निकल टर्म थे, इनको सिंपल वे में समझते हैं। अब फिजिक्स के नोबेल में मैं कहूँगा 3 कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है। एक तो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, दूसरा है एनर्जी क्वांटाइजेशन विच इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, और तीसरा है कूपर पेयर का। अब टनलिंग क्या होता है, इन तीनों ने रिसर्च किया जोसेफसन जंक्शन के ऊपर। जोसेफसन जंक्शन ये सुपर कंडक्टिंग थिन इंसुलेटिंग सर्किट्स है, थिन इंसुलेटर सर्किट्स है, जहाँ पे इन्होंने क्वांटम टनलिंग को ऑब्जर्व किया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बैरियर। अब ये टनलिंग क्या होता है, देखिए, क्वांटम टनलिंग एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जहाँ पे पार्टिकल कैन पास थ्रू
अ बैरियर। अब वो बैरियर क्या हो सकता है? दैट बैरियर कैन बी एन इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट बैरियर कैन बी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट बैरियर कैन बी स्पेस ऑल्सो। ठीक है, तो इस बैरियर को टनल करके चला गया, टनल करके पास थ्रू हो गया। अब देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक हिल है, अगर कोई एक समझ लो हिल को क्रॉस करना है, तो उस हिल को चढ़कर ही मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन क्वांटम टनलिंग में डायरेक्टली उस हिल के थ्रू पास हो गया। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको एक इमेजिनेशन आ चुकी है कि टनलिंग क्या होता है, कि सीधे सीधे उस हिल को पास कर गया। अब ये हिल क्या है? दिस हिल इज दैट बैरियर, एंड हियर द बैरियर वाज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइजेशन को ऑब्जर्व किया गया इन सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। जोसेफसन जंक्शन में एनर्जी क्वांटाइजेशन को भी देखा गया। अब एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है? दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। आपने अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन स्पेसिफिक शेल्स, SPDFKLMN शेल्स में, और हर एक शेल में स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल में वही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो इट जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल जहां पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन ईच एंड एवरी शेल। तो इसी तरह की एनर्जी क्वांटाइजेशन जोसेफसन जंक्शन में भी देखी गई है, और इलेक्ट्रॉन्स दे पास थ्रू दीज जंक्शंस और दे पास थ्रू दीज बैरियर्स लाइक टनल, इन अ टनलिंग वे। अब कैसे पास करेंगे? दे पास एज कूपर पेयर्स। सर, एक कूपर पेयर क्या होते हैं? नाम से आपको पता चला, पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। अब नॉर्मल हमारी धारणा क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज है, तो दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अगर पास में आएंगे तो दोनों रिपेल करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन यहां पे सुपर कंडक्टिंग सेटअप में दो इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे, वीकली बाउंड हो जाएंगे एट वेरी लो टेम्परेचर। इनको टुगेदर हम लोग कहते हैं दे एक्ट एज अ बोसॉन। ठीक है, अब ये जो बोसॉन है, ये जो मटेरियल रहेगा उस मटेरियल के थ्रू टनल करके मूव होगा। इवन इफ देयर इज अ बैरियर, इट कैन मूव थ्रू दैट बैरियर। लिटरली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाता है। सुपर कंडक्टिंग वे में दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन पास। अब क्वेश्चन उठता है, सर ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर दूसरे फर्मियॉन्स भी हो, कूपर पेयर्स में वो मूव कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज ओवरकम बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मतलब, आप इस इमेज को अगर देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में जा रहे हैं। ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस, दे डिस्टॉर्ट। अब इस डिस्टॉर्शन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे और वीकली बाउंड होकर साथ में मूव होंगे, और इसी फिनोमेना की वजह से हमें सुपर कंडक्टिविटी दिखती है। ठीक है, अब एग्जाम के दृष्टिकोण से आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप क्वांटम टनलिंग, एनर्जी क्वांटाइजेशन और कूपर पेयर को समझे बस। ठीक है सर, किस तरह के सवाल बन सकते हैं? एक तो सिंपल एमसीक्यू इनके ऊपर बन सकते हैं, या फिर जो रिसर्च है 2025 की, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जो रिसर्च की है क्लार्क, डेवोरे और मार्टिनिस ने, इसका महत्व क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो डेवलप किए गए, इन्हीं के वर्क के बेसिस के ऊपर किए गए। अभी तक जो क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअल ऑपरेशन में हैं, गूगल का, IBM का, दूसरे भी, दे वर्क ऑन सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। क्वांटम सेंसिंग में भी, जैसे स्क्विड्स जो क्लार्क ने डेवलप किया था, क्लार्क ने टेस्टिंग की हुई थी, क्वांटम सेंसिंग में इस्तेमाल होता है। क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में भी इसका महत्व है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इनका जो, या फिर इस बार का जो फिजिक्स का अवार्ड है, इट इज़ फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी, ध्यान रहेगा। अब इनका जो रिसर्च है दैट हैज एक्चुअली ब्रिज्ड द क्वांटम क्लासिकल गैप। मतलब जो हमारी पहले की बिलीफ सिस्टम थी, पहले हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था कि क्वांटम टनलिंग, एनर्जी क्वांटाइजेशन केवल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, फोटॉन्स में दिखाई देता है, उन्हें हम लोग इंजीनियर्ड सर्किट्स में भी ला सकते हैं। और ये आने वाले समय में मैं कहूँगा जो देश अपने क्वांटम मिशंस रन कर रहा है, इंडिया भी रन कर रहा है, US है, चाइना है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उनके क्वांटम मिशंस में अगर ब्रेक थ्रू चाहिए तो इनकी रिसर्च बहुत ज़रूरी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2025 पे। इस बार का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का सुसुमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी को दिया गया। अगेन 1/3 शेयर किया है, तीनों ने अलग अलग रिसर्च की हुई है। इस बार का जो अवार्ड दिया गया, इट हैज़ बीन गिवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, MOF हम लोग जिसको कह सकते हैं। इन तीनों का वर्क जो है, इट हैज़ बीन ऑन MOF। MOFs क्या है? क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है विच आर मेड बाय मेटल एंड ऑर्गेनिक लिगेंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मेटल का एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अगर इस तरह के फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया तो वो अल्ट्रा पोरस होगा, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और अगर इसको हम लोग नैनो स्केल पे बना पाएंगे तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब क्या है? स्टोरेज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं? इस इमेज को अगर आप देखोगे तो आई हैव मेटल आयॉन्स और मेटल क्लस्टर्स, उन्हें मैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ जोड़ूंगा तो मुझे एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क दिखेगा, जो आपको राइट साइड में इमेज दिखाई दे रही है। अब इनका काम जो था, इट वाज टू क्रिएट दीज स्टेबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जिनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डेवलप हम लोग कर सके। रिचर्ड रॉबसन ने पहला 3D मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क डेवलप किया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का, जहाँ पे उन्होंने प्रूव किया कि हम लोग मटेरियल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और वो काफ़ी पोरस होंगे। जितने ज़्यादा पोरस होंगे उतना ज़्यादा वो स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। सुसुमा किटागावा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ये प्रूव किया अपने काम में कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं स्टोरेज कर सकता हूँ। क्या स्टोरेज कर सकता हूँ? गैस स्टोरेज कर सकता हूँ, कैप्चर कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना CO2 कैप्चर करना है, CO2 सिक्वेस्टर करना है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कैन बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर स्टोरेज एंड सिक्वेस्ट्रेशन। ओमार यागी ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टर्म को ही कॉइन किया है। इनफैक्ट इनका योगदान रहा है, इन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री को, मैं कहूँगा केमिस्ट्री की शुरुआत की है, जहाँ पे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को अगर हम लोग अल्ट्रा स्टेबल बना पाएंगे, अगर हम लोग डिज़ाइन कर पाएंगे, यूनिक नए नए डिज़ाइन के MOFs बना सकते हैं, तो उनका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको अभी भी विजुलाइजेशन में दिक्कत आ रही है तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को यू कैन इमेजिन टू बी अ स्पॉन्ज। आपके घर में अपने स्पॉन्ज देखें तो उस स्पॉन्ज को आप इमेजिन करो, उस स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर को देखो। स्पॉन्ज में केवल एक ही वो प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन जगह जगह पे समझ लो आपके मेटल आयॉन्स है। अगर इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो घर पे जो बच्चे खेलते हैं ना, जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को विजुअलाइज करो, बिल्डिंग ब्लॉक्स विथ गैप्स। उन गैप्स में हम लोग स्टोर कर सकते हैं चीज़ें। और इन तीनों का काम या फिर योगदान ये रहा है कि स्टेबल डिज़ाइनेबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के ऊपर रिसर्च किया है इन्होंने, जिसके ढेर सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस निकले हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन कैप्चर में मदद मिल सकती है, फूड स्टोरेज में मदद मिल सकती है, प्यूरीफायर्स के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को। जैसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कैन बी यूज टू ट्रैप द इथिलीन गैस। इथिलीन आप जानते हो फूड राइपनिंग में या फिर फ्रूट राइपनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गैस स्टोरेज में इस्तेमाल किया सकता है। केमिकल सिंथेसिस में भी, जैसे MOFs कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर केजेस, जहाँ पे रिएक्शन को कैटलाइज किया जा सकता है, केमिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मल्टीपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस निकले हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के। तो मैं कहूँगा इस साल का जो नोबेल है जो केमिस्ट्री का, इट हैज़ अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ क्रिस्टल इंजीनियरिंग, जहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास पोरस मटेरियल नहीं थे, स्टोरेज के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पहले देयर वाज ZMS जियोलाइट बेस्ड मटेरियल्स वगैरह थे, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेबल ऑर्गेनिक और मेटल के फ्रेमवर्क बनाए गए हैं which will have direct industrial applications in environmental technology, pharmaceuticals, energy, agriculture। फार्मा में हम लोग जैसे टारगेटेड डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस ईयर्स केमिस्ट्री नोबेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। इस बार का जो मेडिसिन का अवार्ड दिया गया है, मैरी ब्रंकॉव, फ्रेडरिक रैम्सडेल, शिमोन सागागुची को दिया गया। इनको ये अवार्ड दिया गया बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन एक्सप्लेनिंग द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ रिसर्च है। इन तीनों ने मिलकर हमें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बारे में बताया। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना, अगर एक लाइन में मुझे बताना है कि इनका रिसर्च क्या है, इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है
कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल्स को क्यों नहीं ख़त्म करता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें ख़त्म क्यों नहीं करता है। ये इनका सिंपल वर्ड्स में इनका रिसर्च है। देखिए, जब भी हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में दो तरह के सेल होते हैं। बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल जो इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करते हैं। इनका जो रिसर्च है इट इज़ कनेक्टेड टू टी सेल्स। ठीक है, अब टी सेल्स में भी अलग अलग प्रकार के सेल मिलते हैं। आप जानते हैं कि अब सिंपल वर्ड्स में हमारे बॉडी में तीन तरह के टी सेल्स मिलते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो डायरेक्टली दूसरे इन्फेक्टेड सेल को खत्म कर सकता है। दूसरा होता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल के भी अलग अलग प्रकार है। हेल्पर टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और एक तीसरे तरह का सेल होता है जो है रेगुलेटरी टी सेल। और ये मैं आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। इनफैक्ट इनके अंदर भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, हेल्पर टी सेल भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, रेगुलेटरी टी सेल्स भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। जो ये रिसर्च हुआ है इट हैज़ हैपेंड ऑन द रेगुलेटरी टी सेल्स जिन्हें ट्रेग्स TREG कहा जाता है। अब इनका जो रिसर्च है, जैसे शिमोन साकागुची ने 1995 में इन्होंने देखा कि रेगुलेटरी टी सेल्स जो है, ट्रेग सेल जो है, ये स्पेशल तरह के टी सेल्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम का सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स कब रुकना है, क्योंकि अगर इम्यून रिस्पॉन्स रुका नहीं तो वो कंटिन्यू होता जाएगा, पैथोजन को तो खत्म करेगा लेकिन उसके बाद हमारे हेल्दी सेल को खत्म करने लगेगा। तो साकागुची ने हमें बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स में ट्रेग सेल इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। 2001 में मैरी ब्रंकाउ और फ्रेड रैम्सडेल की जो रिसर्च है उन्होंने सेपरेटली बताया कि एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन है FOXP3 एक जीन है FOXP3, वो हेल्प करता है हमें टू अंडरस्टैंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर म्यूटेशन जो हुआ FOXP3 जीन में उसने डेडली ऑटो इम्यून डिसीज आईपेक्स कॉज किया और इट वॉज सेंट्रल टू द ट्रैग डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। इन तीनों की रिसर्च ने बेसिकली हमें प्रूव किया कि FOXP3 जो जीन है इट इज़ द मास्टर जीन फॉर ट्रैग फंक्शन। अब इस जीन को अगर हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे तो ट्रैग यानी कि ट्रैग टी सेल जो है उसकी मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा की गई तो इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा, अगर उसकी मात्रा कम की गई तो इम्यून रिस्पॉन्स और स्ट्रांग होगा। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग इम्यूनोथेरेपी के नए नए तरीके डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस रिसर्च इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस साल का जो नोबेल मेडिसिन का अवार्ड दिया गया इट इज़ ऑन द वर्क ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स। और इनका जो काम है इट हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट ह्यूज क्लिनिकल इम्पैक्ट। इनकी रिसर्च ने ऑलरेडी नई इम्यूनोथेरेपीज, जीन थेरेपीज और प्रिसिजन मेडिसिन को डेवलप करने का ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। जैसे ऑटो इम्यून थेरेपीज, आप जानते हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम ये नहीं पहचान पा रहा है कि हेल्दी सेल कौन सा है और दूसरा बैड सेल कौन सा है, कई बार वो हेल्दी सेल्स को ख़त्म करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग ला सकते हैं बाय बूस्टिंग द ट्रैग टी सेल्स। कैंसर के लिए भी इम्यूनोथेरेपी हम लोग डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे मैं ट्रैग्स को ब्लॉक कर सकता हूँ ताकि इम्यून रिस्पॉन्स और ज़्यादा हो, कैंसर सेल ख़त्म हो। ट्रांसप्लांट मेडिसिन में हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपने ज़रूर सुना होगा कि ह्यूमंस में पिग का हार्ट, पिग का जो किडनीज है इसको इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो कई बार होता है कि बॉडी रिजेक्ट कर देती है। अगर रिजेक्ट नहीं करना है तो हम लोग ट्रैग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ट्रैग जो टी सेल्स है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे तो रिड्यूस करेंगे। उससे हम लोग ट्रांसप्लांट की सक्सेस को और भी बढ़ा सकते हैं। एलर्जीज में, एस्थमा में या फिर प्रिसिजन मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रीटमेंट हम लोग ला सकते हैं बाई मैनिपुलेटिंग दीज टी सेल्स और ट्रैग सेल्स फॉर टारगेटिंग दी स्पेसिफिक जीन। तो दिस रिसर्च हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फ्यूचर फॉर आई वुड से प्रिसिजन मेडिसिन। आई होप कि इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर 2025 ऑल्दो नॉट कनेक्टेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही क्विकली इसको मैं थोड़ा गो थ्रू कर देता हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज, इसलिए इस बार का लिटरेचर का प्राइज़ मिला है लाज़लो क्रासनहोर्की को। देखिए, लाज़लो क्रासनहोर्की, इनका नाम भी थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। ही वॉज अवॉर्डेड लिटरेचर अवार्ड फॉर हिज कंपेलिंग वर्क, जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डार्क राइटिंग है उनकी,
हंगेरी यानी कि ईस्टर्न यूरोप में आप जानते हो कि इनका अगर टाइम पीरियड देखोगे तो कोल्ड वॉर का एरा, ही वाज बोर्न इन 1954, सो ही हैज़ सीन इन हिज यंग एज ही हैज़ सीन द पीक ऑफ दैट ईस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स, जहाँ पे लिबरल्स वर्सेस कम्युनिस्ट की कंटिन्यूस टसल चला करती थी इन हंगरी। तो मतलब ही हैज़ वर्कड और ही हैज़ लर्नड ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट एरा ईस्टर्न यूरोप, इसीलिए उनकी राइटिंग में भी वो आपको डेंसिटी और वो मेलानकोली दिखेगी, जहाँ पे ही हैज़ predominantly written about apocalyptic visions, human delusions, totalitarian governments के ऊपर जो लिटरेचर होता है इन्होंने लिखा हुआ है। ही हैज़ ऑल्सो वन मैन बुकर प्राइज इन 2015। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है सेटन टैंगो, मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर, सेबो देर बिलो। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो लिटरली आपने इनका जो काम था ये पढ़ लिया। आई एग्री विद दैट पॉइंट, बट आपके लिए मैं कहूँगा अगर आप यूपीएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो तो इनका नाम आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि लिटरेचर का प्राइज़ किसने जीता। और कई बार जो बुक्स होते हैं ना, वो बुक्स के नाम आ जाते हैं कि ये बुक किसने लिखा हो। जैसे 4 मैंने इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए यहाँ पे, सेटन टैंगो, मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर एंड सेबो देर बिलो। तो इन बुक्स का नाम अगर जस्ट एग्जाम से पहले देख के भी जाओगे तो मुझे लगता है इट विल हेल्प यू। देयर इज़ नो नीड टू मग दीज थिंग्स अप। लेकिन अगर एग्जाम से पहले अगर आप एक बार ब्रशअप करके जाओगे तो आई थिंक इस तरह के सवाल आएगा तो हेल्प होगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पीस प्राइज़, आई एम क्वाइट श्योर सभी ने सुना होगा। सबको लग रहा था इस बार कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ जीतेंगे, वो डिमांड भी कर रहे हैं कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, बट इस साल तो उन्हें मिला नहीं। इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ गया है मारिया कोरिना मचाडो को फॉर हर टायरलेस वर्क इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है कि मचाडो ने डेडिकेट किया ये जो नोबेल पीस प्राइज़ था टू डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, कि ट्रंप ने काफ़ी मदद की है वेनेजुएला में करके। तो मचाडो जो है, शी इज़ अ वेनेजुएलन, कैराकस में बॉर्न हुई थी 1967 में। वो एक इंजीनियर है बेसिकली, लेकिन पॉलिटिक्स में एंटर हुई। पॉलिटिक्स में उन्होंने इलेक्टोरल मॉनिटरिंग ग्रुप डेवलप किया सुमाटे करके, यानी कि इलेक्शंस में धोखाधड़ी ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया। इनफैक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में 2010 से 2014 तक वो सर्व कर चुकी है बिफोर बीइंग एक्सपेल्ड। तब से मैं कहूँगा शी इज़ इन पॉलिटिकल एग्जाइल ओनली। 2023 में उन्होंने अपोजिशन का प्राइमरी जीता, मतलब अपोजिशन की कैंडिडेट बनी, लेकिन 2024 में उन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। उनका अरेस्ट भी हुआ था। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, इनके प्रोटेस्ट की वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। मचाडो इज़ नेम्ड एज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला, और कई बार मतलब उन्हें सप्रेस किया गया, ऑप्रेस किया गया, मैं कहूँगा बाई द रेजिम ऑफ निकोलस मदुरो उज रूलिंग वेनेजुएला राइट नाउ। लेकिन कंटिन्यूसली मचाडो ने उनकी कंट्रीब्यूशन हुई है टुवर्ड्स प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। अभी तक डेमोक्रेसी पूरी आई नहीं वहाँ पे, बट स्टिल उन्होंने अपोजिशन को यूनिफाई किया। उन्होंने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए सुमाटे ग्रुप बनाया। ह्यूमन राइट्स मॉनिटर करती हैं अपने ग्रुप के थ्रू, ह्यूमन राइट वायलेशन वेनेजुएला में उसको हाईलाइट करती हैं। ग्लोबल लेवल पे मैं कहूँगा मचाडो हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सिविलियन करेज इन एंटायर लैटिन अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका में हम लोगों ने कई बार देखा है कि द रेजीम्स हैव बिकम टोटलिटेरियन, रेजीम्स हैव बिकम वेरी अथॉरिटेरियन। तो इस सूरत में मैं कहूँगा फीमेल लीडर बैटिंग फॉर डेमोक्रेसी, बैटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड शोइंग दैट करेज टू टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, इट डिजर्व्स praise. ठीक है, so again from exam point of view I think you should know about मारिया कोरिना मचाडो, और इन्हें आप आई थिंक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एथिक्स में अगर केस स्टडीज हो या फिर एथिक्स वगैरह में एग्जाम्पल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आखिरी अवार्ड पे चलते हैं। आखिरी अवार्ड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमिक्स का अवार्ड स्वेरिजे रिक्सबैंक प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑब्जर्व करें, 3 लोगों को मिला है, जोएल मोकीर, फिलिपे एगियन एंड पीटर हाविट। लेकिन प्राइस शेयर को अगर आप देखोगे तो जोएल मोकीर को हाफ प्राइज मिला है, फिलिपे एगियन और पीटर हाविट दोनों ने मिलकर काम किया, इसीलिए उनको आधा शेयर यानी कि 1/4 शेयर मिला हुआ है। आई होप कि इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि
नोबेल प्राइज़ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, प्राइज़ मनी भी शेयर की जाती है। अगर अगर समझ लीजिए एक क्लब्ड रिसर्च है तो प्राइज़ मनी इस तरह से शेयर भी की जाती है, किसी एक व्यक्ति को भी मिल सकता है, जैसे मचाडो इज़ अ सिंगल पर्सन हु हैज़ वन, ठीक है, याद रहेगा। अब इनको जो अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स का, इट इज़ फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और मैं चाहूँगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। दे हैव वन द अवार्ड फॉर एक्सप्लेनिंग कैसे इकोनॉमीज कैन सस्टेन ग्रोथ बाय ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी इन देयर इकोनॉमीज, कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन काम आता है इन सस्टेनिंग द ग्रोथ। अब यहाँ पे जोएल मोकीर ने अपने वर्क में, जिन्होंने हाफ प्राइज जीता है, उन्होंने रिवील किया बाय रीडिंग हिस्ट्री, मैं कहूँगा नॉट रीडिंग और बाय आई वुड से बाय एनालाइजिंग हिस्ट्री। इन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिए, हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन्होंने लिखे हुए हैं, अलग अलग इनकी किताबें भी हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ है, जो मॉडर्न ग्रोथ हम लोगों ने देखी है डेवलप कंट्रीज में, वो सस्टेनेबल कैसे बनी है, इसको वो बेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन लेबर, यानी कि केवल लेबर के ऊपर ये बेस्ड नहीं है, कहते हैं, ये कहते हैं कंटिन्यूस नॉलेज क्रिएशन, कंटिन्यूस स्किल्स और कंटिन्यूस इनोवेशन से ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है। जो हाफ प्राइज मिला है फिलिपे एगियोन और पीटर हॉबिट को, इन्होंने शम्पीटरियन मॉडल डेवलप किया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। आप जानते हो जोसेफ शम्पीटर का आइडिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, तो इन्होंने इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग दैट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड हेल्प इन सस्टेन ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी। आई एम क्वाइट श्योर कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जोएल मोकीर का काम क्या है कि इनोवेशन अगर हम लोग अब हमारी इकोनॉमीज में लाएंगे तो हम लोग ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। मोकीर ने क्या बताया, उन्होंने हिस्टोरिकल स्टडीज़ करके, हिस्टोरिकल रिसर्च करके बताया कि अगर कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल चेंज रहा है तो उन देशों में हम लोगों को सस्टेन्ड ग्रोथ मिल जाती है। और ये जो कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो केवल इकोनॉमी में नहीं, वो सोसाइटी में आया है, वो इंस्टीट्यूशंस में आया है, और वो इकोनॉमिक जो सेटअप है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से वहाँ पे भी आया हुआ है। तो अल्टीमेटली इस बार का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई देश है, अगर कोई पॉलिसी मेकर है, इसको पढ़ो और अपनी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी लाओ, अपनी इकोनॉमी में इनोवेशन लाओ, दैट इज़ अ बेसिक आइडिया। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू अंडरस्टैंड द टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पर सिंपल एमसीक्यू भी बन सकता है। अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है, देखिए, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है, आप एक इनिशियल ऑर्डर को या फिर ओल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि कुछ नया क्रिएट हो। ये जोसेफ शम्पीटर का आइडिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, जहां पे सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, इनोवेशन एनेबल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लाए, जहां पे नई आइडियाज लाए, नए प्रोडक्ट लाए, ताकि पुराने स्ट्रक्चर्स जो है, पुरानी आइडियाज जो है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और नई चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो दो स्कॉलर्स हैं, फिलिपे एगियोन और पीटर हॉबिट, इन्होंने अपने मैथमेटिकल मॉडल से बताया है कि कैसे अगर कोई देश इनोवेशन के ऊपर पैसा डालेगा, अपनी इकोनॉमी में कंपटीशन की पॉलिसी लाएगा, स्किल्ड लेबर को डेवलप करेगा, तो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड ग्रोथ वो लोग देख सकते हैं। दैट इज द मीनिंग। अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लेट मी गिव यू द आईटी इंडस्ट्री। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो हम लोग वो बड़े बड़े सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर्स के ऊपर वर्क किया करते थे। अगर मूवी देखनी है तो सीडी चाहिए, डीवीडी चाहिए। आज इट हैज़ गॉन। वाई? बिकॉज देयर हैज़ बीन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दैट सीडी डीवीडी हैज़ एब्सोल्युटली बिकम ऑब्सोलीट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी लाए, इनोवेट किया, जहाँ पे स्टोरेज के छोटे छोटे डिवाइसेस लाए हुए हैं। आज हम लोग पेन ड्राइव के ऊपर रिलाई करते हैं, मेमोरी कार्ड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। वी डोंट रिलाई एनी मोर ऑन दैट सीडी और डीवीडी। दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को लॉकर हम लोगों ने पुराना ऑर्डर डिस्ट्रॉय किया, नई चीज़ क्रिएट की है, एंड दैट थिंग इज सस्टेनेबल, राइट। आई होप इससे आइडिया आ गई होगी। सर, इस पूरे रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैंने बताया, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, स्पेशली आप सभी के लिए, क्योंकि आप आगे चल के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, सिविल सर्वेंट्स बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, तो वहाँ पे ये रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमिक्स के ऊपर रिलाई करते हैं। दे एक्सप्लेन ग्रोथ इकोनॉमिक्स। इनका जो वर्क है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ सोसाइटीज़ कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए जाती है, क्योंकि उन्होंने
अपनी इकोनॉमी में, अपनी सेटअप में, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में उन्होंने R&D को सपोर्ट किया है, एजुकेशन को सपोर्ट किया है, ओपननेस को सपोर्ट किया है। उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कंपटीशन आई हुई है, प्रॉपर पेटेंटिंग लॉस लाए गए हैं, IPR रेजिम स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट आती है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इन तीनों का रिसर्च बहुत ही ज़रूरी बनता है। क्यों? क्योंकि एवरी डेवलपिंग कंट्री, एवरी लीस्ट डेवलप कंट्री, दे आर ट्राइंग टू ग्रो। और अगर आपको ग्रो होना है तो शायद आपने एक साल में अपना GDP ग्रोथ अच्छा किया होगा, लेकिन अगले साल नहीं किया है तो उसका फायदा नहीं होता है। दैट इज वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? बाय ensuring that you bring टेक्नोलॉजी बेस्ड चेंजेस। टेक्नोलॉजी को लाए, इनोवेशन को लाए, तो आप ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हो। जैसे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देख सकते हो देयर इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन गोइंग ऑन थ्रू दिस AI एंड टेक स्टार्टअप। जैसे इनका जो काम है, मैं बेसिक लेवल पे अगर आपको बताऊं कि कोई भी देश अगर GDP ग्रोथ को सस्टेन करना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, तो केवल लेबर बेस्ड इंसेंटिव्स या फिर लेबर बेस्ड इंटरवेंशन से नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बेस्ड डिसरप्शन लाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग AI और जो नए नए टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वहीं से हम लोग देख पा रहे हैं कि देयर इज समथिंग न्यू विच इज़ डेवलपिंग। आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, हम लोगों ने इसका भी इतिहास में देखा है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, वी हैव सीन इट बिफोर। बड़ी बड़ी कंपनीज बर्बाद हो जाती है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी जब बन जाती है ना किसी भी इकोनॉमी में, अगर वो खुद, बड़ी कंपनी खुद बदलेगी नहीं, बड़ी कंपनी खुद टेक्नोलॉजी नहीं लाएगी, बड़ी कंपनी खुद इनोवेशन नहीं लाएगी, तो वो भी बर्बाद हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स आएंगे उसको रिप्लेस करने के लिए, और मल्टीपल स्टार्टअप्स आएंगे। इस तरह की भी चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार देखी हुई है, दैट बिग कंपनीज हु हैव नॉट एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी, हु हैव नॉट एक्सेप्टेड इनोवेशन, दे हैव गॉन बैंकरप्ट। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। आई होप कि इससे आपको एक क्लैरिटी आ चुकी है अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ नोबेल प्राइजेस। आई होप यू फाउंड दिस एन इंटरेस्टिंग सेशन, एंड दिस वुड बी अ रिचुअल गोइंग फॉरवर्ड कि हर साल अक्टूबर में हम लोग एक नोबेल प्राइज का सेपरेट डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स में, देन विल डिस्कस GS सेपरेटली। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन दीज एवेन्यूज। मेरा इंस्टाग्राम ID है @RahulSai222, मेरा नंबर भी है 8881222262, यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share it with your friends and UPSC community, and subscribe to the channel UPSC Simplified. Thank you again. Jai Hind.